हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे पिछली क्लास में हमने हमारे अध्याय 2 की चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था अध्याय 2 वन और वन्य जीव संसाधनों से संबंधित था। अर्थात वन और वन्य जीव दोनों ही मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्योंकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं इस बारे में, संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। उन्हीं में से वन एवं वन्य जीवों की चर्चा हम कर चुके थे। आज हमारा नेक्स्ट लेसन, जैसा आप सामने देख सकते हैं, लेसन नंबर 3 है जल संसाधन। जल भी एक संसाधन है, क्योंकि जल मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, यूं कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान होते हैं, लेकिन उनसे भी महत्वपूर्ण जो चीज है वो है जल। मानव बिना मकान के रह सकता है, मानव बिना वस्त्र के भी रह सकता है, मानव बिना भोजन किए भी कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन जल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। और जल से भी ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है वायु। वायु के बिना तो मानव कुछ पल भी नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं जल की, कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव की तमाम आवश्यकताएं, और ना सिर्फ मानव की आवश्यकताएं अपितु संपूर्ण जैव जगत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल नितांत आवश्यक है। रहीम दास जी ने कहा भी है, हिंदी के अंतर्गत आपने पढ़ा भी होगा, इस श्लोक में दोहा आता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना मोती, मानव और चून सब अधूरे हैं। जिस तरह से सूखा आटा भी, जिसको हम चून बोलते हैं, जब तक पानी नहीं मिलाया जाएगा वो आटा नहीं बनेगा और उसके हम रोटी नहीं बना सकते। मानव के लिए तो है ही। सीप के अंतर्गत मोती का जो निर्माण होता है उसमें भी पानी की आवश्यकता है। कहने का आशय, हर जगह हर कार्य के लिए हमें जल चाहिए। ये कितना आवश्यक है, इसकी महत्वता हमें तब पता चलती है जब ये हमारे पास नहीं होता है। तो जल एक महत्वपूर्ण संसाधन। लेकिन आज जल की अत्यंत कमी आ रही है। वैसे देखा जाए तो जल जैसा आप देख सकते हैं यहां सामने, जल दुर्लभता एक शब्द लिखा हुआ है, यानी जल एक दुर्लभ संसाधनों में शामिल हुआ है, क्योंकि जल की लगातार कमी आ रही है। दुर्लभ संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी लगातार संख्या कम होती जा रही है, जिनकी लगातार मात्रा कम होती चली जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये संपूर्ण रूप से समाप्त होंगे। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ तो हमारी पृथ्वी पर जल की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के 71% भाग पर, लगभग 71% भाग पर जल मौजूद है। 5 बड़े सागर, महासागर, नदियां, झीलें, तालाबें, ये सब कुछ जल से भरा हुआ है। उपग्रह के माध्यम से या अंतरिक्ष के माध्यम से अगर देखा जाए अंतरिक्ष से, तो पृथ्वी नीले रंग की नजर आती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल मौजूद है और शेष 29% भाग पर स्थल मौजूद है। तो वैसे तो देखा जाए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि इस 71% का लगभग 97% जो भाग है वो लवणीय जल है।
लवणीय मतलब खारा जल, जो मानव के उपयोगी नहीं है। सागरों में ये भरा हुआ है, महासागरों में मौजूद है। इसमें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि मानव इसे पी नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। शेष बचा हुआ 3% जल नदियों में, तालाबों में, झीलों में मौजूद है। इस 3% में से सिर्फ 1% जल ऐसा है जो भूमिगत है, अर्थात जमीन के अंतर्गत है, और हम इसी 1% जल का सर्वाधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। यही कारण है कि लगातार जल का दोहन करने, और दोहन क्या शोषण कहें, जल का लगातार शोषण करने के कारण जल की अत्यंत कमी आ रही है। आज लगातार भूमिगत जल स्तर नीचे गिर रहा है, पानी की अत्यंत कमी आ रही है। जहां कुछ साल पहले, लगभग 20 साल पहले की हम बात करें तो जल 40-50 फुट गहराई पर आसानी से प्राप्त हो जाया करता था। आज 200 फीट गहराई पर भी जल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कारण है मानव के द्वारा अत्यधिक इस्तेमाल, या यूं कहें कि मानव की लालचीपूर्ण प्रवृत्तियां। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जब लेसन नंबर 1 की चर्चा की थी उसमें महात्मा गांधी के कुछ वक्तव्य आए थे। गांधी जी ने यह कहा था कि हमारे पास पेट भरने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने को कुछ भी नहीं है। यानी मानव की लालचीपूर्ण प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए मानव के पास संसाधन अत्यंत कम है। यही कारण है कि आज जल संसाधन लगातार कम होता चला जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहां पर एक शब्द आपको मिलेगा, जलीय चक्र। हालांकि इस जल चक्र के माध्यम से धरातल में इसका पुनर्भरण होता रहता है, यानी दोबारा से प्राप्ति होती रहती है। समुद्रों से भाप बनकर जल उठता है, बादलों के रूप में बादल आगे बढ़ते हैं, संघनन की क्रिया होती है, वर्षा होती है, और यही जल पुनः धरातल के अंतर्गत होता हुआ पुनः सागरों में पहुंचता है। तो हालांकि जलीय चक्र के माध्यम से पुनर्भरण की क्रिया होती है, लेकिन मानव के द्वारा निष्कासन करने की क्रिया इतनी अधिक है कि संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जल दुर्लभता परिभाषा समझें इसकी। एक आंकड़े के आधार पर देखा जाए तो जब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 घन मीटर से कम जल की उपलब्धता होती है तो उसे जल दुर्लभता कहा जाता है। जब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 घन मीटर से कम जल की उपलब्धता होती है, उस स्थिति को जल दुर्लभता कहा जाता है। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में स्वीडन के एक वैज्ञानिक रहे हैं फाल्कन मार्क। उन फाल्कन मार्क के अनुसार यह बताया जाता है कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अगर 1600 घन मीटर कम जल उपलब्ध हो रहा है तो ऐसी स्थिति जल दुर्लभता कहलाती है। दो चीजें सामने आती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न यह पूछा गया कि जल दुर्लभता क्या है, तो आपको परिभाषा सिर्फ यह बतानी है कि जब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध हो तो वह जल दुर्लभता है। लेकिन पर्टिकुलर पूछा गया कि फाल्कन मार्क के अनुसार जल दुर्लभता की परिभाषा बताइए, तब आपको बताना होगा जब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1600 घन मीटर से कम जल की उपलब्धता होती है तो यह स्थिति जल दुर्लभता कहलाती है।
यह फाल्कन मार्क के अनुसार दिया गया कुछ आंकड़ा था। जिस तरह से गरीबी, बेरोजगारी के अन्य आंकड़े हमारे सामने पेश होते हैं, उसी तरह इन्होंने भी यह आंकड़ा हमारे सामने पेश किया। यानी इतनी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। यदि ये जल प्राप्त नहीं हो रहा है इतना, तो ऐसी स्थिति जल दुर्लभता कहलाती है। आज जल दुर्लभता का जो कारण है, वो कारण आप देख सकते हैं, जल का अतिशोषण। जल का अतिशोषण, जल का अत्यधिक उपयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण है। अब यह बात क्या हुई कि समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, यह सबसे बड़ी समस्या है। आज जिसके पास संसाधन उपलब्ध हैं, वो जल का दुरुपयोग कर रहा है, और जिसके पास नहीं है, वो एक एक बूंद के लिए तरसता है। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों के अंतर्गत रहने वाले वे धनी संपत्ति वाले लोग, जिनके टॉयलेट में, बाथरूम के अंतर्गत बड़े बड़े टब रखे हुए होते हैं, जो एक एक बार में हजारों लीटर पानी उस टब में भरते हैं, टब में बैठकर नहाते हैं। एक बार नहाने के बाद वो सैकड़ों हजारों लीटर पानी नालियों में बहा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में महिलाएं एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष करती हुई देखी जा सकती हैं। यानी समाज के विभिन्न वर्गों में जब जल का असमान वितरण है, यानी कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, जिसके कारण भी जल की कमी लगातार बढ़ती चली आ रही है। इन्हीं समस्याओं को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय परियोजना, एक ऐसी परियोजना जिसमें किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति ना करके अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं शब्द बहुउद्देशीय नदी परियोजना। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी लगातार पेज पलट रहे हैं और यहां पहुंच गए, यहां बाकी की दी गई तमाम चीजें कोई आवश्यक नहीं है। किताब में दिए गए हर शब्द को हम पढ़ें, वो संभव नहीं है। वो वक्त समय गया जब एसएस के अंतर्गत किताब उठाकर उसको बांचा जाता था। जी नहीं, अब सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ध्यान रखना, एनसीईआरटी का सिलेबस है और यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लॉजिकल पूछे जाते हैं। ये नहीं कि आपको बना बनाया क्वेश्चन दे दिया गया और आपने किताब में से उठाकर उसे छाप दिया, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। आप शब्दों को देखें और समझें। एक ऐसी परियोजना जिसमें किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति ना करके अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहलाती है। नाम के अकॉर्डिंग ही, बहु मतलब बहुत सारे, उद्देश्य मतलब उद्देश्य की, और नदी परियोजना मतलब नदी परियोजना। एक ऐसी नदी परियोजना जिसमें किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति ना करके अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। प्राचीन समय में जब ये नदी परियोजनाएं बनाई गई थीं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता था कृषि के लिए सिंचाई करना। लेकिन समय दर समय कालांतर बढ़ने के साथ इन परियोजनाओं का महत्व भी बढ़ता चला गया। आज सिंचाई के साथ साथ उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति, मछली पालन, पर्यटन, नावों का संचालन, मनोरंजन, ऐसे तमाम उद्देश्य हैं जो पूरे किए जा रहे हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना को अगर दूसरे शब्दों में समझें तो एक सामूहिक या शाब्दिक रूप देखा जाए तो बांध आता है। बांध बहते हुए जल को रोकने या दिशा बदलने के लिए खड़ी की गई बाधाएं होती हैं। बांधों में भी जल को इसी तरह से संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है
बांधों को बनाने का प्राचीन समय में उद्देश्य यही था कि सिंचाई के लिए जल का इस्तेमाल हो सके। ग्रीष्म काल में जब फसलें सूख जा रही हैं, जब पानी का अभाव हो या वर्षा की कमी हो, उस समय बांधों के जल का इस्तेमाल करके फसलों का उत्पादन कर सकें। लेकिन समय बदलने के साथ साथ उस बांध के जल से बिजली का निर्माण, उद्योगों में भी जल की आपूर्ति, घरेलू आपूर्ति, मछली पालन, नौ संचालन आदि कार्य किए जाते हैं। आज हमारे राजस्थान के हमारे जिले के पास में बीसलपुर बांध, आपने नाम सुना होगा। टोंक, सवाई माधोपुर जिलों को यह जल की आपूर्ति कर रहा है। रामगढ़ बांध जयपुर के अंतर्गत जल की आपूर्ति कर रहा है। करौली में पांचना बांध कृषि कार्यों के लिए बेहतर इस्तेमाल होता है। तो ये बांधों का उद्देश्य अब सिर्फ एकमात्र नहीं रहा, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी परियोजना नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं सामने, जैसे मैंने भी बताया था आपको, कि इसको और जूम कर देता हूं, कि बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा यानी दीवार है, और इस बाधा शब्द से ही नाम आता है बांध, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। जल भरण जहां पर जल भरा हुआ है। साथ ही लिखा हुआ है कि बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। ढांचा कैसा भी हो सकता है, स्वरूप कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा, इससे मतलब नहीं है। वहां मतलब है कि वहां पर जल भरा हुआ है या नहीं। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा यानी ढाल वाला हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्के बांध के अलावा भी कई भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के बांध संरचना के आधार पर: लकड़ी के बांध, मिट्टी के बांध और पक्का बांध। जैसे मिट्टी का कच्चा बांध, पांचना बांध। लकड़ी के बांध बनाए जाते हैं, लकड़ियों के माध्यम से दीवारें बनाई जाती हैं, जल को संग्रहित किया जाता है। और पक्का बांध तो आप जानते ही होंगे, सीमेंट, कंक्रीट के माध्यम से इनका निर्माण किया जाता है। वहीं साथ के साथ इसके अलावा ऊंचाई के आधार पर भी मुख्य बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो अत्यधिक ऊंचाई पर है वो उच्च बांध, जैसे भाखड़ा नागल बांध का आपने नाम सुना होगा, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है, पंजाब के अंतर्गत स्थित ये बांध। मध्यम बांध कम ऊंचाई पर और निम्न बांध अत्यंत नीचे जो स्थित है। तो बांध इस तरह से मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक संरचना के आधार पर और दूसरा ऊंचाई के आधार पर। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के, लकड़ी के, तटबंध और पक्का बांध, और ऊंचाई के आधार पर मध्यम बांध, निम्न बांध और उच्च बांध। तो बांध यानी बहुउद्देशीय परियोजना, जिनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य नहीं अपितु कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी परियोजना नाम दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपसे 1 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाना की बहुत प्रबल संभावना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन आती है ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप देख सकते हैं यहां पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है।
इन्होंने कहा कि जिस तरह से मंदिर में ईश्वर की पूजा की जाती है, उसी तरह से भारतीय लोगों को बांधों की भी पूजा करनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से मंदिर में ईश्वर का सम्मान किया जाता है, हमें बांधों का भी सम्मान करना होगा, क्योंकि यही बांध होंगे जो आगे जाकर जीवन को बचाए रखने में अपना योगदान देंगे। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को क्या कहकर पुकारा? आधुनिक भारत का मंदिर। या पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहते थे? बांधों को कहा करते थे। तो इस तरीके से जल संसाधन से संबंधित कुछ सामान्य बातें आज हमने देखी, जिसमें हमने जल संसाधन का सामान्य परिचय, बहुउद्देश्य नदी परियोजना और बांधों के बारे में जिक्र किया। इस लेसन से संबंधित ही और चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।